हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के हिंदी कविता इकाई 8 इसके ऊपर, हिंदी कविताओं के ऊपर जो है आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके भाग 1 में मैंने आपको बाकी सारी कविताएं कर दी थी। कुछ कविताएं जो है वो रह गई थी जिनके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वो कविताएं जो है उनकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हर कविताओं का बता रही थी, आज इसके पार्ट 2 का हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहली कविता है हज़ार हज़ार बाहों वाली, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। तो ये जो पूरी कविता है वो है हज़ार हज़ार बाहों वाली शिशिर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन यानी कि सर्दी की ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें शिशिर ऋतु को मानव के रूप में वर्णित किया गया है। शिशिर को विष कन्या की उपमा जो है वो दी गई है। शिशिर को हज़ार हज़ार बाहों वाली, प्रलय मचाने वाली, प्राणशोषी चुंबन वाली और सुइयों जैसी चुभने वाली बताया गया है। शिशिर ऋतु के कारण वन देवी की सुषमा में परिवर्तन की बात जो है वो बताई गई है, क्योंकि जब सर्दी की ऋतु होती है तो हर जगह परिवर्तन जो है देखना पड़ता है, मौसम शुष्क पड़ जाते हैं, इसी सब का वर्णन है। एक और चीज़ बता दूं कि हज़ार हज़ार बाहों वाली जो है नागार्जुन जी का काव्य संग्रह भी है, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1981 ईस्वी। इसमें उनकी 110 कविताएं संकलित है। 1982 से लेके 1980 तक की उनकी कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है। तो ये इनके काव्य संग्रह का नाम भी है और उसमें एक कविता हज़ार हज़ार बाहों वाली शिशिर नाम से भी है। तो चलिए अब अगली कविता है अकाल और उसके बाद। ये भी नागार्जुन जी की कविता है। इसका संकलन सतरंगे पंखों वाली में किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। इस कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद की परिस्थिति का जो है वर्णन किया गया है। ये 8 पंक्तियों की कविता है। इसमें जो है मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, यानी कि अगर इसकी पंक्तियाँ देखी जाए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो चूल्हा के रोने और चक्की के उदास होने की बात की गई है, जो कि एक मानवीकरण जो है मानव के रूप में दर्शाया गया है। अकाल में मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। अकाल के बाद जब घर में अन्न आ जाता है तब कैसा वातावरण होता है उसका चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। तो ये संपूर्ण कविता जो है आशा और निराशा से संबंधित है। तो इसमें जो है निराशा कब थी, जब अकाल था, और अकाल के बाद एक आशा, एक उम्मीद की किरण जागती है। तो दोनों ही स्थितियों का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। अगली कविता है गुलाबी चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। इसमें 2 मानक पात्रों के बीच भावात्मक संवाद का वर्णन देखने को मिलता है, एक बस ड्राइवर और एक लेखक। इन दोनों के बीच का वर्णन जो है, संवाद का वर्णन देखने को मिलता है इस कविता में। बच्ची के प्रति प्रेम के माध्यम से साधारण मनुष्य के जीवन में प्रेम के महत्व को बताया गया है। तो जो बस ड्राइवर होता है उसने अपनी बेटी की चूड़ियाँ जो होती है बस में टांग रखी होती है, गुलाबी चूड़ियाँ जो होती है वो उसके बच्चे की चूड़ी होती है जो उसने बस में टांग रखी होती है, जो उसके एक पिता और पुत्री के बीच जो प्रेम है उसका वर्णन करती है। तो ये गुलाबी चूड़ियाँ जो है वो पिता और पुत्री के प्रेम का सूचक है। तो इसमें हमें वात्सल्य रस और छंदमुक्त कविता जो है ये है। अगली कविता है बादल को घिरते देखा है, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। ये उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। हिमालय की वादियों का इसमें जो है चित्रण देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागार्जुन जी को जो है यात्री उपनाम से भी वो कविताएं लिखते थे, तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो इस कारण जब वो हिमालय गए तो वहाँ की जो उन्होंने वादियाँ देखी तो उसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिख डाली, बादल को घिरते देखा है। हिमालय प्रदेश में बादलों का घिरना, इसका वर्णन किया है। कस्तूरी मृग की जो बेचैनी है उसका वर्णन किया है। बर्फीली घाटियों में चकवा चकवी का जो क्रंदन है उसका वर्णन है।
और इसके साथ ही किन्नर और किन्नरी का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बादल की प्रकृति स्वरूप का चित्रण, जो प्रकृति का वर्णन है, वो इस कविता में हमें देखने को मिलता है। अगली कविता है कालिदास, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1938 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है और सतरंगे पंखों वाली का जो संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है, वो है 1959 ईस्वी। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जब कोई कवि अपनी काव्य रचना करता है तो उसके पात्रों का सुख दुख उसके जो स्वयं का सुख दुख बन जाता है, वो उसको स्वयं में अनुभव करता है। तो इसी का वर्णन उन्होंने अपने इस काव्य में किया है कि कालिदास जो है उनके ऊपर ये रचित कविता है। इसमें उन्होंने संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में बताया गया है। इस कविता में उन्होंने कालिदास के द्वारा रचित 3 महाकाव्यों का वर्णन किया है। वो है रघुवंश, अज और इंदुमती का वर्णन उनकी पहली पंक्ति में मिलता है। दूसरी जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव, जिसमें कामदेव और रति का वर्णन है। तीसरी है मेघदूत, यक्ष और उसके विरह का वर्णन देखने को मिलता है। हमारी अगली कविता है मेरी धरती और मैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसका संकलन जो है वो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में किया गया है। इसमें कवि चाहता है कि वह धरती का कवि बन जाए। केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं वो प्रकृति के कवि हैं। उनकी कविताओं में हमें धरती, किसान आदि का वर्णन जो है देखने को मिलता है। यहाँ इस कविता में मैं धरती के साथ आदान प्रदान की बात जो है देखने को मिलती है। जैसे कि इसकी पहली पंक्ति शुरू होती है, धरती मुझको अपना बल दे, मैं अपना बल। इस तरीके से जो है इसकी पहली पंक्ति है। तो इसमें धरती और उसके बात की गई है। तो इसमें धरती की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन देखने को मिलता है। अगली कविता है प्यासी धरती की पुकार, सुनता है बादल, केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। इसका संकलन भी बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में किया गया है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी जो है प्रकृति प्रेम के कवि हैं, इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें धरती के प्रेम का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो इस कविता में हमें धरती और बादल के प्रेम का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। प्रकृति चीज़ों के व्याकुलता व उनके मिलन, उनके प्यास बुझाने की बात जो है वो इस कविता में की गई है। तो इस कविता में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है। सरल, सहज और मधुर भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। प्रेम का आवाहन करना और दूसरे का उसे सुन लेना इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। प्रेम और सौंदर्य का स्वीकार जो है इस कविता में देखने को मिलता है। अगली कविता है जागरण की कामना, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। इसका संकलन जो शिलाएं तोड़ते हैं में किया गया है। इसमें जो है जागरण यानी कि स्वतंत्रता, सवेरे उजाले की कामना जो है की गई है। जैसे कि इस कविता का प्रकाशन वर्ष देखिए वो है 1946 ईस्वी, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात की गई है। तो ऐसे समय में जो है जागरण की कामना, जगाने की कामना जो है वो की गई है। आदमी कवि की इच्छा का वर्णन जो है इस कविता में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति क्या चाहता है, इस कविता में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता से पूर्व की ये कविता है, अतः यहाँ जागरण से अर्थ दास्ता की गुलामी से मुक्ति की है। तो यहाँ जगाने का अर्थ है कि लोगों को जगाने की बात जो है इस कविता में की गई है कि भोर होवे इस पंक्ति की लास्ट है। तो ऐसे सुबह की कामना की गई है जहाँ इस रात के यानी कि इस दास्ता की गुलामी से लोगों को मुक्ति मिल सके। तो ये एक आशा रूपी कविता जो है ये है। अगली कविता है निराला के प्रति, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित किया गया है।
इसमें कवि ने यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने कवि निराला जी का वर्णन किया है। निराला जी को समर्पित ये कविता है। उनके संघर्षमयी जीवन के उदात्त पक्ष को, ओजस्वी पक्ष को जो है इन्होंने इसमें चित्रित किया है। तो निराला जी की कविताओं के जरिए इसमें उनका वर्णन मिलता है, जैसे कि तोड़ती पत्थर, और एक और कविता है जिसका वर्णन इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। निराला जी ने आम व्यक्ति, किसान, मजदूर आदि को अपनी कविता का आधार बनाया है, ये इस कविता में बताया गया है। निराला जी ने कठिनाइयों से उबरने की जो प्रेरणा दी है, उसका विवरण हमें इस कविता में देखने को मिलता है। अगली कविता है माझी न बजाओ बंसी। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं में संकलित है 1965 ईस्वी में। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि कला में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को भी आत्मसात कर सकते हैं। तो माझी की बंसी के साथ कवि का आत्मसातीकरण इस कविता की विशेषता है। तो इसमें जो है लोक कला की शक्ति का वर्णन किया गया, यानी कि बंसी जो लोक कला एक पुरातन चीज़ है, उसकी ताकत दिखाई गई है कि वो किसी को भी अपने वश में कर लेती है। उसके बजने से जो कवि है उसका मन डोल रहा है, उसमें मुग्ध होता जा रहा है। इसका वर्णन जो है लोक कला की शक्ति का वर्णन किया गया है। अगली कविता है किसान से। इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। इसमें कवि ने, जैसे कि किसान से तो किसान का समझ में आता है, तो इसमें किसान के संघर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। ये एक प्रगतिवादी कविता है। इस कविता में किसानों के श्रम का, कि उन्होंने अपना दिन जो है किस प्रकार मेहनत से, परिश्रम से किया है, किस प्रकार से वो लोगों के लिए परिश्रम करके अन्न उगाता है, इन सब का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। गीत फरोश। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्य संग्रह है गीत फरोश नाम से, उनमें ये संकलित है। तो इस कविता में कवियों द्वारा गीत बेचने पर कवि ने आलोचना की है। कविता वर्तमान समय में कवियों, साहित्यकारों की स्थिति, उनकी पीड़ा को दर्शाती है कि वह वस्तुओं की भांति अपने गीत को बेचने को तैयार हैं। तो जहाँ कविता जो है व्यक्ति की अपनी निजी जो है होती है, व्यक्ति अपने भावों को उतारता है, वहाँ आज कवि की परिस्थिति ये हो गई है कि उनको बेचने तक को तैयार है। इसी का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। तो यहाँ यह कविता में कवि और समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगली कविता है सतपुड़ा के जंगल, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये उनके काव्य संग्रह गीत फरोश में संकलित है। सतपुड़ा के जंगलों का इसमें हमें वर्णन मिलता है। तो सतपुड़ा के घने जंगल, वहाँ के पेड़ पौधे, लताओं, वन्य जीवन, वहाँ की स्थिति क्या है, इन सभी का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। तो जंगल में एक अजीब सी निस्तब्धता है, अजीब सा एक वातावरण है। जंगल में सब कुछ अंधकार में है, कहीं से भी वहाँ पे रोशनी नहीं आती, बहुत ही घना जंगल है, लताएं सब है। तो हर दृश्य का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। गौंड जाति के लोग जो उस जंगल में रहते हैं, उन लोगों का वर्णन, वहाँ के जीव जंतुओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। अगली कविता है मोचीराम, जिसके लेखक हैं सुदामा पांडे धूमिल। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1972 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। इस कविता में मोचीराम के दुख और उसकी स्थिति का वर्णन जो है देखने को मिलता है। इसके साथ ही बनिए के माध्यम से व्यक्ति का लालच, उसका दुर्व्यवहार जो वो मोचीराम के साथ करता है, ये दर्शाता है। तो इस कविता में हमें जातिवाद के आधार पर भेदभाव की बात जो है वो देखने को मिलती है।
समाज में जो एक सामाजिक व्यवस्था है उस पर इस कविता में व्यंग किया गया है कि लोग पेशे के अनुसार जो है व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं, इस कविता में दिखाया गया है। भाषा, जाति एवं पेशे के रिश्ते को कवि ने प्रामाणिकता के साथ इस कविता में उतारा है। अगली कविता है जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात। ये धूमिल जी की कविता है। इस कविता में आज़ादी के मोहभंग की पीड़ा, जनतंत्र की बात जो है वो कही गई है। इस कविता में जनतंत्र को सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए कवि ने कहा है। जनतंत्र जो है वो भरी बेईमानी से भरी पड़ी है और इसको मिटाने वाला इसका कोई प्रतिवाद जो है वो नहीं करता है, कोई भी इसको नहीं मिटाता, इस बेईमानी को दूर नहीं करता है। भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के चरित्र का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। तो वर्तमान समाज में जो स्थिति है, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो देश का और लोगों का हाल हुआ है, उन सभी का विवरण जो है इस कविता में देखने को मिलता है। अगली कविता है भारत की आरती, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष है 15 अगस्त 1947। ये उनके काव्य संग्रह बात बोलेगी हम नहीं में संकलित है। ये जो है जैसा कि इसकी प्रकाशन वर्ष से पता चलता है कि ये कविता जो है आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय लिखी गई ये कविता है। तो इस कविता में जो भाव है वो स्वतंत्रता की बात जो है इसमें की गई है। तो इस कविता में भारत देश की आरती उतारने का चित्रण जो है वो किया गया है। जनमानस को गंगा और लोगों के विश्वास को इस कविता में अटल बताया गया है। भारत देश को बलिदानों की भूमि बताया गया है। इस कविता में भारत के गौरवशाली व्यक्तित्व का चित्रण देखने को मिलता है। अगली कविता है एक पीली शाम, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। ये उनकी काव्य संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है। इस कविता में कवि ने नए बिंब के माध्यम से सृजनात्मक सत्य को जो है बताने का प्रयास किया है कि एक पीली शाम, पतझड़ के मौसम का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है कि एक पत्ता जो है वो टूटकर अटका हुआ है। इसका चित्रण किया हुआ है कि जिस प्रकार से वो पत्ता अटका हुआ है उसी प्रकार से कवि की प्रेयसी का जीवन भी अटका हुआ है। तो जीवन के सत्य को प्रकृति के बिंब के माध्यम से जो है इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। अगली कविता है शाम होने को हुई, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है। इस कविता में कवि ने शाम होने के साथ जो परिवर्तन हुए हैं उन सब का वर्णन किया है कि लोगों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। स्पेशली जो ये कविता है वो किसान का वर्णन करती है कि जैसे ही शाम हुई किसान किस प्रकार से अपने घर आता है, कैसे सोता है। जो मनचले निठल्ले लोग हैं वो सिनेमा घरों में जाते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन जो किसान वर्ग है वो किस प्रकार से अपना परिश्रम के साथ जो अपना जीवन बिताते हैं इसका वर्णन मिलता है। इसमें आर्थिक स्तर पर प्रताड़ित निम्न वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति को जो है इस कविता में दिखाया गया है। शाम होने के साथ किसान का काम किस प्रकार चलता है, उसकी रात्रि कैसे गुजरती है, इन्हीं का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। अगली कविता है निराला के प्रति। ये शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। ये कविता जो है निराला जी को समर्पित है। निराला जी ने किस प्रकार हर समय उनका साथ दिया है इसका वर्णन मिलता है कि हर पल हर मुश्किल घड़ी में किस प्रकार वो साथ रहे, इसका वर्णन मिलता है। तो निराला जी का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस कविता का मूल भाव है। तो निराला जी को समर्पित उनकी ये कविता है। शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन में निराला जी का क्या महत्व है, उन्होंने किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन लाए हैं, प्रभाव पड़ा है, इन सब का वर्णन मिलता है। अगली कविता है एक नीला आईना बेठोस। शमशेर बहादुर सिंह, ये उनके काव्य संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है। इसमें आसमान को आईना जो है वो बताया गया है।
बिंबों का प्रयोग जो है इस कविता में देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो मिलता है इसमें। चांदनी को बेठोस बताया गया है। नीला आईना, आईने को आसमान के समान बताया गया है। तो इसमें प्रकृति प्रेम का चित्रण जो है देखने को मिलता है। अगली और अंतिम कविता है दूब, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है। स्वाद और संवेदना की अभिव्यक्ति जो है इस कविता में देखने को मिलती है। प्रतीक और बिंबों का प्रयोग जो है इस कविता में किया गया है। इसमें सामान्य आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। सुनहरी धूप में लॉन में दूब पर बैठे प्रेयसी को याद करने का वर्णन जो है इस कविता में देखने को मिलता है। तो इस कविता को हम रोमांटिक कविता की श्रेणी में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सभी कविताएं जो कि यूपीएचएससी के सिलेबस में दिए गए हैं, संपूर्ण कविताओं का विश्लेषण। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।